नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं और जैसे कि आप लोगो देख रहे हैं ना, ज्ञान गंगवे एप्लीकेशन। ठीक है, मैं भाई जो भी थ्योरी क्लास होती है ज्ञान गंगवे एप्लीकेशन होती है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अच्छा इस वीडियो में पढ़ाने वाले हम क्या हैं, क्या खास होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हम क्या आपको पढ़ाने वाले हैं। हम मेरा भाई शब्द आपका चल रहा है और शब्द में जो पहला प्रकार था उत्पत्ति के आधार पे आपका तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर या मिश्रित, मैंने उसको पढ़ा दिया। उसका एमसीक्यू और जो थ्योरी है एप्लीकेशन पे थ्योरी और एमसीक्यू क्या आपका म्यूजिक क्या है गैंगवे पे चला गया है। अब क्या होने वाला है, तो जो दूसरा प्रकार से पूरा हिंदी में शब्द बनता है, कौन सा, व्युत्पत्ति कहो या रचना कहो या बनावट कहो, उसके आधार पर जो शब्द बनता है उसको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब बात आती है कि सर आप तो पढ़ा रहे, ठीक है, क्या इससे क्वेश्चन बनेगा, क्या इससे क्वेश्चन बनेगा? मेरे भाई तद्भव तत्सम जो मैंने पढ़ाया वो तो फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आपको कहीं गए नहीं है, 3 क्वेश्चन, एक तो आना ही आने हैं। लेकिन क्या इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे? बीपीएससी कब क्वेश्चन किससे पूछ दे, ठीक है, कोई इसकी जानकारी किसी को भी पूरे यूट्यूब पे बता रहा है, किसी को का सटीक पता नहीं है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि पढ़ा रहेंगे तो अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन भी आता है तो कहीं ना कहीं क्या है, आपका पढ़ा हुआ क्या होगा, सही जाएगा, सही रास्ते में जाएगा। खैर ज़्यादा नहीं होगा, अगर आप देखते भी हैं तो आपको बस देख करके आप समझ जाएंगे। मात्र 10 से 15 मिनट में ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। बस 3 ही तो है आपके, रूढ़, यौगिक और योग। चलिए ज़्यादा समय ना गवाएंगे आपका, ठीक है, नहीं वेस्ट करेंगे और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और पुनः आप सभी एक बार फिर स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं। तो कहा है कि व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। एक बार और देखिए, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति कहो, रचना कहो या बनावट के आधार पे। अब विस्तार जानना था कि किसको रूढ़ कहेंगे, किसको यौगिक कहेंगे और किसको योग रूढ़ कहेंगे, सब पे चर्चा कर लेते हैं। आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। पहला आ गया हमारा रूढ़ शब्द। क्या आ गया? रूढ़ शब्द। किसे कहेंगे रूढ़ शब्द? मैं जो बोलता हूँ वही आपको डेफिनेशन में दिखेगा। इससे ज़्यादा विश्वास मेरी बाड़ी पे रखिए, मेरी बातों को सुनिए, आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कोई आपसे पूछे कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, मेरे भाई कोई भी मान लो शब्द है, जैसे कमल ही है, नल ही है, कोई भी शब्द है, पहले इसको आप 2 भागों में खंडन करो, उसको तोड़ो, तो परिभाषा यहीं से निकल जाए कि वे शब्द जिसका खंडन करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त न हो, चाहे वर्ण बने या शब्द के रूप में बड़े बने, खंडन हो तो उसे ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। मेन खेला खंडन पर है कि वे शब्द जिनका खंडन करने पर, ठीक है, करने पर, यहाँ पे करने पर कोई सार्थक अर्थ प्राप्त न हो तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द है, जैसे मान लो कि जल ही है, क्या है, जल है, और जल को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया तो बनेगा क्या, एक बनेगा ज और एक बनेगा आपका ल। चलो ज और ल, क्या बताओ, ल का अर्थ कुछ होता है क्या, ज का कुछ अर्थ होता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे भाई जो जल शब्द है ना, ये आपका क्या होगा, एक आप रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा? ये आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब बात आप समझ गए होंगे, मेन बात किस पे है, खंडन पे है, तोड़ने पे है। चलिए कुछ नोट जानते हैं क्या है। रूढ़ शब्दों में मात्र, वर्णों तथा मात्राओं का योग होता है, यानी कि रूढ़ शब्द जैसे ही टूटते हैं ना तो उनमें मात्र, मात्रा और वर्ण ही मिलते हैं, कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे हमने नमक ले लिया, अब जैसे ही हम नमक को 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे न मिलेगा, प्लस म मिलेगा, प्लस क मिलेगा। आप ही बता दो क्या ये केवल व केवल वर्ण है कि नहीं? यही है। तो वही कह रहा है कि रूढ़ शब्दों का सार्थक खंडन करने पर या खंड करने पर केवल मात्रा और वर्ण ही प्राप्त होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको मिलता है। वही आपका पहला नोट था, ये भी बात आप जान गए। दूसरा क्या कहा है यहाँ पे, इनका बनने का कोई सार्थक तर्क नहीं होता। मेरे भाई किससे बने से, विद्यालय है तो विद्या से और आलय से मिलकर बना है। विद्या मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, आलय मतलब घर होता है। लेकिन जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका बनने का कोई तौर तरीका नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है। वही कहा है कि कोई तर्क नहीं है। जो सार्थक शब्द होते हैं ना, उनका बनने का कोई तर्क नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही बन जाते हैं और व्यवहार में आते हैं। और क्या क्या बातें हैं?
अगला क्या है, इनका प्रयोग वाक्य में आसानी पूर्वक किया जाता है। बस यही महत्वपूर्ण बात है कि जो रूढ़ शब्द होते हैं इनका प्रयोग वाक्य में कहो एक शब्द में जैसे ही आएंगे ना तो बस आसानी पूर्वक हो जाएगा, एक साधारण अर्थ के रूप में हो जाएगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लो कि हम बता दें आपको क्या, गाय काली है, क्या है, गाय काली है, चलो भाई काली है, गाय उजली है, गाय उजली है। तो यहाँ पे उजली और काली शब्द का प्रयोग हुआ। अब काली को तोड़ोगे तो काली एक क्या है, रूढ़ शब्द है, का मतलब कुछ नहीं, ली का मतलब कुछ नहीं। उजली है तो उ ज ली है कि नहीं है, तो उ तोड़ोगे तो ज ल, उ का मतलब कुछ नहीं, ज का ल का मतलब कोई सार्थक अर्थ ना हो। सारा क्रिया जो है खंडन पर है। जब तक खंडन करेंगे नहीं, शब्द में रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ करेंगे नहीं, तो तोड़िए, तोड़कर देखिए, अर्थ है तो अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है, घोड़ा, घोड़ा को तोड़ोगे तो घो परस रा, घो मतलब कुछ ना, अड़ा मतलब भी कुछ ना, मुख में मुंह का मतलब भी कुछ नहीं, ख का मतलब भी कुछ नहीं, पास है तो पा का मतलब भी कुछ नहीं, स का मतलब भी कुछ नहीं, चल च का मतलब भी कुछ नहीं, ल का मतलब कोई भी जो मैंने यहाँ पे शब्द नोट कराया है, किसी को दो भागों में तोड़ो, किसी का कोई अर्थ प्राप्त नहीं होगा, केवल वे वर्ण के रूप में, ध्वनि के रूप में ही दिखाई देंगे। तो ये आपके कुछ शब्द थे, मुख, पास, चल, बात, आग, गुण, फल, सरल, कुत्ता, बगीचा, लक्ष्मी, किताब, राजा, घर, मन, धन, नेत्र, गंगा इत्यादि। मैंने ऐसा बहुत रूढ़ शब्द हैं, आप ऐसा मान के चलो। बस इनका केवल आसानी पूर्वक वाक्य में किया जाता है, बाकी इसके अलावा कोई इनका प्रयोग नहीं होता है। आगे चलते हैं, यौगिक शब्द, और इससे क्वेश्चन बनेगा, यौगिक से क्वेश्चन बनेगा। परिभाषा जान लो मेरे से कि क्या होता है परिभाषा यौगिक का, क्या होता है। कहा है कि वे शब्द जिनका खंडन करने पर, बताया ना, रचना, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द को पहचानने का एक ही तरीका है, मात्र एक ही तरीका है, मात्र एक ही तरीका है, वो है खंडन, खंडन, खंडन। बिना तोड़े आप इसका हल नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या कि जिनका खंडन करने पर दोनों पदों का, मान ले कोई शब्द है और उसको दो भागों में तोड़े और दोनों में दो पद मिलेगा तो दोनों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ, मैंने सही अर्थ कुछ न कुछ निकलेगा। अगर निकलेगा तो उसे ही आप यौगिक कहेगा, नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा, रूढ़ ही बन जाएगा। तो वही कहा है कि दोनों पदों का कोई सार्थक अर्थ प्राप्त हो तो ही उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। ये बात आपको भेजे में नोट हो जानी चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, नोट हो जाना चाहिए आपके भेजे में। उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक शब्द कहेंगे। कब, जब कोई शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे और दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ प्राप्त होगा तब। कैसे, थोड़ा जान लो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ विद्यालय, क्या है, विद्यालय। आप विद्यालय को दो भागों में तोड़ोगे, बच्चा को पता है कि विद्या प्लस आलय से बनता है, चलो भाई बना दिया हमने, विद्या प्लस आलय। अब आप बता दो आलय मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे सर आलय का मतलब तो घर होता है। चलो भाई, हमारा घर तुम्हारा घर बटा हुआ तो है नहीं। विद्या मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, क्या होता है, ज्ञान होता है। तो मेरे भाई विद्या का मतलब ज्ञान मिल गया और आलय का मतलब घर मिल गया, यानी कि विद्यालय जो शब्द है दो कहीं ना ज्ञान और घर सार्थक शब्दों से मिलकर बना है। तो विद्यालय हमारा कैसा शब्द हो जाएगा, आप बताएंगे कि गुरुजी ये तो क्या हो जाएगा, ये तो यौगिक शब्द है। कैसा है, यौगिक। अब देखो इसका नाम में ही क्या है, डेफिनेशन छिपा हुआ है। यौगिक मतलब पढ़े होंगे ना आप, यौगिक जल एक क्या है, यौगिक है, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सेम वैसे ही विद्यालय क्या है, एक यौगिक शब्द है। किस किस का, तो ज्ञान और घर का, यानी कि विद्या और आलय शब्द का। आप बात समझे कि नहीं समझे, ये खोपचे में नोट कर लीजिएगा। इसका थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे तरीका होता है, कैसे बनते हैं, पहचानने का तरीका क्या है। नोट में हमने लिखवाया है कि यौगिक शब्द में मात्र शब्दों का मेल होता है। जहाँ भी यौगिक शब्द होंगे वहाँ पे मात्र शब्द जुड़ करके, ठीक है, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाए होंगे और जैसे उनका खंडन करेंगे दोनों का कुछ न कुछ सार्थक अर्थ प्राप्त होगा। जैसे में देख लो देवालय, क्या है, देवालय ले लो, शिवालय ले लो, कुछ भी ले लो, देवालय है। तो जैसे ही देवालय को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं बनेगा देव, देव बनेगा प्लस आलय बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो वही कर रहा है कि मात्र इनमें क्या होता है, इनमें यौगिक शब्द में मात्र शब्दों का मेल होता है कि नहीं है। एक देव शब्द है, एक आलय शब्द है। आप बताएंगे क्या, एक देव शब्द है, एक आलय शब्द है, दो शब्दों का मेल है कि नहीं है। तो वही नोट हमने लिखवाया है कि यौगिक शब्द में मात्र शब्दों का मेल होता है, न कि वर्णों का होता है। किसका होता है, मात्र शब्दों का होता है। ये बात समझे कि नहीं समझे। दूसरा नोट क्या है
ये शब्द उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से, आदि से बनते हैं मेरे भाई। जो यौगिक शब्द होते हैं ना वो किससे बनते हैं? उपसर्ग से बनते हैं। और किससे बनते हैं मेरे भाई? पहले तो उपसर्ग से बनेंगे, क्या प्रत्यय से भी बनते हैं यौगिक शब्द, और किससे बनते हैं? और समास में जितने भी शब्द होते हैं ना वो समास वाले शब्द भी क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। उपसर्ग आपने पता है, आपको पता होगा, नहीं तो बता दें। मूल शब्द के आगे जो शब्द जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे में हमने कहा कि कार, क्या है? कार। और कार में हमने क्या जोड़ दिया? उप जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? उप जोड़ दिया। तो कार यहाँ पे हमारा मूल शब्द है और उप हमारा क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। तो हम कहना यही आपसे चाहते हैं कि बनेगा हमारा उपसर्ग, शब्द क्या बनेगा? तो शब्द हमारा बनेगा उपसर्ग। तो आप बताओ जो उपसर्ग शब्द उपकार क्या बनेगा? उपकार बनेगा। तो उपकार शब्द में आप देख रहे हैं क्या कि इसमें एक उप लगा है और एक कार लगा है, यानी कि कहीं ना कहीं उप इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो यौगिक जो शब्द होते हैं ना उनका निर्माण किससे होता है? उपसर्ग से भी होता है। और किससे होता है? प्रत्यय से भी होता है। कैसे? देखो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मीठा है, ये क्या है? मीठा प्लस आई जोड़ो, क्या बनेगा? आप बोलोगे मिठाई बनेगा। चलो बना दिया मिठाई। क्या बन गया? मिठाई। अब बता दो, इसमें मीठा मूल शब्द है और इसमें आई क्या जुड़ा है? प्रत्यय जुड़ा है। यानी कि जो मिठाई शब्द है कहीं ना कहीं यौगिक शब्द है और इसमें आई क्या जुड़ा है? प्रत्यय जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं यौगिक जो शब्द होते हैं किससे बनते हैं? आप बोलेंगे प्रत्यय से भी बनते हैं। तो उपसर्ग से भी बनेंगे, प्रत्यय से ही बनेंगे। समास से कैसे बनते हैं? जैसे में देखो राजकुमार, क्या है? राजकुमार। अब राजकुमार में क्या होगा? राजा का कुमार, राजा का कुमार, यानी कि राजा प्लस कुमार से क्या बन गया? राजा प्लस कुमार से क्या बन गया? राजकुमार बन गया। क्या बन गया? राजकुमार। चूंकि राजकुमार में क्या है आपका? तत्पुरुष समास है। बहुब्रीहि को एक नोट में ध्यान सुनना, बहुब्रीहि समास को छोड़ दो। अगर आप समास पढ़े हैं तो बहुब्रीहि समास को छोड़ दीजिए। जितने भी समास बचे ना सब में कहीं ना कहीं सबके सब क्या हैं? कहीं ना कहीं यौगिक शब्द हैं। क्या है? सबके कहीं ना कहीं यौगिक शब्द हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या है। कहाँ पे थे? तो ये वाले पेज पे थे। इसका हम बता रहे थे नोट कि ये शब्द का निर्माण किस चीज से होता है। तो यौगिक शब्दों का निर्माण उपसर्ग से भी होगा, प्रत्यय से भी होगा, संधि वाला। जैसे मान लो कि क्या है? गणेश, क्या है? गणेश। तो गणेश में कौन संधि है? गुण संधि है, स्वर संधि है ना। तो संधि से भी, यानी संधि वाले शब्दों में भी क्या होता है? यौगिक शब्द होता है। यानी कि संधि से ही बनते हैं, प्रत्यय से ही बनते हैं, उपसर्ग से ही बनते हैं और समास से भी यौगिक शब्द बनते हैं। और मैंने बताया समास में कि मात्र बहुब्रीहि को छोड़ दो और बाकी जितने हैं कौन कौन से आपके? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, सबके सब में क्या है? यौगिक शब्द हैं। सबका सब क्या है? यौगिक शब्द हैं। और सभी उपसर्ग वाले शब्द और सभी प्रत्यय वाले शब्द और सभी संधि वाले शब्द क्या है आपके? कहीं ना कहीं यौगिक शब्द ही हैं। ये बात भी आपके भेजे में गई होगी। आगे चलते हैं। अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि सभी स्वर संधि व समास वाले शब्द यौगिक शब्द होते हैं। वही बात मैंने बताया ना कि मात्र बहुब्रीहि को छोड़ दो, बाकी सभी समास वाले शब्द और सभी संधि वाले शब्द में यौगिक शब्द ही होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पे दिया है विद्यालय, विद्यार्थी, देवर्षि, पाठशाला, रसोई घर, हिमालय, दयालु, देवालय, राजकुमार, राजपुरुष, प्रधानमंत्री। क्या बनेगा? प्रधान और मंत्री, यानी प्रधान प्लस मंत्री। तो इसमें कहीं ना कहीं दो शब्द है। मंत्री आप जानते हैं किसी विभाग का मंत्री होता है प्रधान, जो सभी मंत्रियों का प्रधान होता है, प्रमुख होता है। इस समय जो नरेंद्र मोदी है क्या है? वो प्रधानमंत्री है। तो कहीं ना कहीं प्रधान शब्द है और एक मंत्री शब्द है, दोनों से क्या मिलकर बन गया? प्रधानमंत्री। तो कहीं ना कहीं इस शब्द का भी एक सार्थक अर्थ है और इसका भी क्या है? सार्थक अर्थ है। यानी कि प्रधानमंत्री क्या शब्द है? तो प्रधानमंत्री हमारा यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द है। सबके सब क्या है? यौगिक शब्द। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको तोड़ोगे ना दो भागों में, दोनों में कुछ न कुछ सही अर्थ प्राप्त होगा। विद्यालय का मैंने बताया विद्या प्लस आल है, विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी है कि नहीं है? विद्या प्लस अर्थी है, ये है। और आपका देवर्षि का देव प्लस ऋषि हो जाएगा, पाठशाला का पाठ प्लस शाला, रसोई घर रसोई प्लस घर है कि नहीं है? हिमालय हिम प्लस आलय, दयालु का दया प्लस आलू है कि नहीं है? दया प्लस आलू। आलू क्या है मेरे भाई? आलू एक सब्जी का नाम है कि नहीं है? आलू एक सब्जी का नाम है। देवालय देव प्लस आलय, यानी कि देव का घर। राजकुमार राजा का कुमार, यानी राज प्लस कुमार। राजपुरुष राज प्लस पुरुष। तो कहीं ना कहीं सबके क्या है? ये सबके सब हमारे क्या है? यौगिक शब्द है। आप इसको कर लेंगे। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या आ गया? अगला आ गया योग रूढ़ शब्द। क्या आ गया? योग रूढ़ शब्द। अब किसे कहते हैं रूढ़ शब्द? अंतर है सबके सब मेरे भाई, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर जो मैंने बता रहा है, तीन आपके शब्द पढ़ा रहे हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, सबको पहचानने का मात्र एक ही तरीका है, उनका खंडन करो, खंडन करो। सेम वैसे ही इसका भी हम खंडन करेंगे, तभी परिभाषा मिलेगा। परिभाषा क्या है? सुनिए मेरी जुबान से कि वे सब जिनका खंडन करने पर दोनों पदों का महत्व न होकर, जैसे कि शब्द को तोड़ते हो तो दो पद प्राप्त होगा और दोनों का महत्व नहीं होगा, किसी का मतलब ही नहीं होगा, लेकिन कोई अन्य तीसरा नाम उत्पन्न हो जाएगा, कोई तीसरा अर्थ देने लगेगा, तब उसे हम ना यौगिक कहेंगे ना रूढ़ कहेंगे, उसे हम योग रूढ़ कहेंगे। परिभाषा देखो पहले कि दोनों पदों का महत्व न होकर अन्य कोई तीसरा पद उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहेंगे। माने कोई शब्द है उसको दो भागों में तोड़े, ना पहले कोई अर्थ विशेष मिला ना दूसरे कोई अर्थ विशेष मिला, बल्कि उसके स्थान पर कोई तीसरा नाम उत्पन्न हो जाए, तब उस शब्द को हम योग रूढ़ कहेंगे। और इसके लिए नोट एक क्या है कि सभी समास वाले शब्द योग रूढ़ होते हैं, लेकिन कौन सा समास? केवल बहुब्रीहि। कौन सा समास? केवल बहुब्रीहि मेरे भैया, केवल बहुब्रीहि मेरे बाबू, केवल बहुब्रीहि समास क्या होगा? योग रूढ़ होगा। बाकी में यौगिक होगा, लेकिन केवल बहुब्रीहि में क्या होगा? आपका योग रूढ़ शब्द। आपको मैं अभी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, घबराइए मत। और क्या है योग रूढ़ शब्दों की विशेषता? ये प्रभावशाली व विख्यात शब्द होते हैं। जो भी बहुब्रीहि बोल रहे हैं, जो भी आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपना प्रभाव रख डालते हैं, अपना अस्तित्व रखते हैं, और अभी पूरे संसार में एक प्रसिद्ध और क्या होते हैं? विख्यात शब्द होते हैं, उससे आप रूबरू होते हैं, कहीं ना कहीं वो विशेष एक व्यक्ति होते हैं। और क्या इसकी विशेषता है कि किसी विशेष प्रख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग में आते हैं। जो भी योग रूढ़ शब्द होते हैं, कोई ना कोई उससे विशेष व्यक्ति का नाम जुड़ा होता है, स्थान का नाम जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं उस शब्द से किसी वस्तु का नाम जुड़ा होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा, जैसे में आ गया लंबोदर। क्या आ गया? लंबोदर। तोड़ के बता दे रहे हैं, लंबा प्लस उदर। क्या हो गया? लंबा प्लस उदर। अब पूछो हमसे कि उदर माने क्या होला? तो उदर मतलब होता है पेट। क्या होता है? उदर मतलब पेट। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, लंबोदर को आपने तो दो भागों में डिवाइड कर दिया, लंबा प्लस उदर, ठीक है, लंबा मतलब लंबा कोई लड़का है, लंबा पेड़ है, उदर माने पेट है, लेकिन बताइए तो तीसरा अर्थ क्या हुआ मेरे भाई? लंबोदर आप किसे कहते हैं? आप बताएंगे गणेश। क्या बताएंगे? गणेश। और आप ही बताओ, क्या गणेश पूरे विश्व में, क्या पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि नहीं है? एक विख्यात व्यक्ति का नाम है कि नहीं? विख्यात मैंने विशेष व्यक्ति का नाम है कि नहीं है? भगवान का नाम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। तो वह ऐसे शब्दों को ही तुम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये बात भी आपके भेजे में नोट हो गई होगी, है कि नहीं है? पंकज, पंक क्या होगा? पंक प्लस ज मतलब जन्म, ज मतलब जन्म। अब पूछ लो पंख मने कीचड़, यानी कि वह चीज जिसका पंख मने कीचड़ में, ज मने जन्म हुआ हो। किसका जन्म हुआ है? कमल का। नया नाम क्या मिल गया यहाँ पे? कमल। अब देखो ना ही यहाँ पे पंख का मतलब है अर्थ और ना ही यहाँ पे ज का कोई विशेष। अब किस पे ध्यान चला जा रहा है? सब कमल पे। तो जहाँ भी किस शब्द को दो भागों में तोड़ते हैं और दोनों का अर्थ नहीं मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ये बात आप समझे होंगे। और थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। 4 पाई बनेगा क्या आपका? 4 प्लस पाई। क्या बनेगा मेरे भाई? 4 प्लस पाई। अब बताओ 4 पाई से किस वस्तु को जानते हैं? आप कहें खटिया, खाट, खटिया को जानते हैं। किसको जानते हैं? खटिया को जानते हैं। और आपसे मैं पूछ दूं कि आप बता दो उत्पत्ति के आधार पर खटिया जो है कैसा शब्द है, तब आप क्या करोगे? आपको मैंने पढ़ाया है मेरे भाई, खटिया क्या है? देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। खटिया, डिबिया, डब डब, लब लब, टप टप, है कि नहीं है? खैर छोड़ो। तो बताओ, ना 4 का महत्व रह गया, ना पाई का महत्व रहेगा, नया नाम हमें क्या मिल गया? खटिया। तो जहाँ पे कोई शब्द को तोड़ते हो और दोनों का महत्व नहीं होकर के कोई तीसरा नाम उत्पन्न होता है, तब उस स्थिति में कौन शब्द होता है? योग रूढ़ शब्द। तो खटिया क्या है? 4 पाई कैसा शब्द है? आप बताएंगे योग रूढ़ शब्द। अगला है नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, या नील प्लस कंठ, या नीला कंठ, कुछ भी कहो यार, नीलकंठ, है कि नहीं है? चलो
कंठ मतलब गला, नील माने नीला, ठीक है। अब तीसरा नाम बताओ नीलकंठ से किसे जानते हैं? आप कहेंगे शंकर, शिव को तो कहते हैं। अब बताओ यहाँ पे शिव नया नाम मिला कि नहीं मिला? अब जब नया नाम मिल जाए तो ना नील का महत्व हो जाएगा और ना ही कंठ का हो जाएगा। यहाँ पे नया नाम क्या मिल गया? शिव। तो इस नीलकंठ में कौन शब्द हो जाएगा? नीलकंठ में हमारा क्या शब्द है? योग रूढ़ हो जाएगा। चतुर्भुज, चार भुज, चतुर्भुज माने 4 प्लस भुज या चतुर प्लस भुज यानी कि भुजा है कि नहीं है? भुजा माने बाहों है कि नहीं है? भुजा मतलब बाह, हाथ है कि नहीं है? अब बताओ 4 भुजा किसके हैं? आप कहेंगे ब्रह्मा के हैं। नया नाम क्या मिल गया? यहाँ पे ब्रह्मा मिल गया। तो अब ना ही हम 4 पे ध्यान देंगे और ना ही हम भुजा पे ध्यान देंगे। हमारा तो ध्यान चाहे कहाँ पे? ब्रह्मा पे हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? ब्रह्मा पे। तो यहाँ पे ब्रह्मा क्या हो जाएगा? यानी कि चतुर्भुज में कौन समास हो जाएगा आपका? चतुर्भुज में कौन समास हो जाएगा आपका? समास बोल रहे हैं। कौन शब्द है आपका? योग रूढ़ शब्द। अच्छा, चतुर्भुज और किससे जानते हैं आप? शायद उनको किसको? विष्णु को भी कहते हैं क्या? हाँ, विष्णु को भी कहते हैं। 4 भुजा उनके भी हैं, ठीक है। तो नया नाम विष्णु या ब्रह्मा मिला ना जी। तो कैसे हो जाएंगे? त्रिनेत्र, 3 नेत्र। त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब आँख, यानी कि 3 आँख है जिसके, यानी 3 नेत्र हैं जिसके। किसके हैं? अब ना ही हम नेत्र पे ध्यान देंगे और ना ही 3 पे। किस पे देंगे? हम तो शिव पे ध्यान देंगे। शिव के 3 नेत्र हैं एकदम है। तो नया नाम क्या मिल गया? शिव मिल गया। तो त्रिनेत्र कैसा शब्द हो जाएगा? आप बोलेंगे ये तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। हलधर, हल प्लस धर, यानी हल को धरने वाला, धारण करने वाला, यानी कि हल को कौन धारण करता है? नया नाम मिल जाएगा परशुराम। कैसा मिल जाएगा? परशुराम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? परशुराम। हल को धारण करते हैं ना? आप बोलेंगे एकदम करते हैं। जब ना ही तो हम हल पे ध्यान देंगे और ना ही धर पे। हमको तो ध्यान चला किस पे? परशुराम पे। तो हलधर कैसा शब्द हो जाएगा? आप बताएंगे योग रूढ़। एक लास्ट बचा है विषधर। क्या है? विषधर हो जाएगा, यानी कि विष को धारण करने वाला। विष को धारण करने वाला, यानी कि विष प्लस धर हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। अब बताओ विषधर कौन धारण किया हुआ है? आपका क्या बताएंगे? कालिया नाग है कि नहीं है? तो नया नाम हमें क्या मिलेगा? नाग। नाग मिलेगा क्या? अब ना ही हम विष पे ध्यान देंगे और ना ही धर पे देंगे। हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? नाग पे जाएगा, क्योंकि नाग नया क्या हो गया? कि नाम उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ये बात आपके भेजे में गई कि नहीं गई? आपको आपके भेजे में जानी चाहिए, ठीक है। मैंने ये आपको बताया। तो बस इसमें व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्दों के 3 प्रकार थे। मैंने उसका प्रयास किया बताने को। बाकी आपको आया कि नहीं, सारा मैटर आप पे डिपेंड करता है कि आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल आप ही के लिए रचा जा रहा है। सारा चक्रव्यूह आप ही के लिए रचा जा रहा है, ठीक है। खैर, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेते हैं ताकि आपका बोरिंग आपके लिए लगे। बाकी आप बताएंगे आपको कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ दिक्कत आया, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि जितने भी बहुब्रीहि समास हैं, अगर आप कहीं समास पढ़े हैं, इत्तुस से भी पढ़े हैं, जितने भी बहुब्रीहि समास हैं, सभी बहुब्रीहि समास में मेरे भाई आप कान खोलकर सुन लीजिएगा। सभी बहुब्रीहि समास क्या हैं? बहुब्रीहि समास क्या है आपके? योग रूढ़ शब्द है। क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। क्या है? योग रूढ़ शब्द है। कौन है? तो सभी बहुब्रीहि, सभी बहुब्रीहि, ठीक है। तो ये थी हमारी बात जो मैंने आपके सामने रखने का किया प्रयास, और आपको देना चाहिए हमको अब जाने के लिए इजाज़त, क्योंकि मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ, ठीक है। अगला जो वीडियो होगा ये आपका व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे हो गया। अगला जो होगा अर्थ के आधार पे, और अर्थ के आधार पे तो इससे कई शब्द है, लेकिन मुख्यतः हमको 8 पढ़ाएंगे। उसमें आपको एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपार्थी, परिवाची सबका सब मिल जाएगा, ठीक है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।